Great good morning officers. I Sumit Kumar Singh welcome all of you in Dream IS free online coaching center for UPSC preparation. मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स और विद्यार्थियों का ड्रीम आईएएस फ्री ऑनलाइन कोचिंग में आपका अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है, जिस विषय पे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है पेपर 5 ऑफ यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन एंड जनरल स्टडीज पेपर 4। कहने का अर्थ यह हुआ कि आज का जो टॉपिक है, जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, वो मेंस का पेपर 5 है, अर्थात 5वां पेपर है। लेकिन जो सामान्य अध्ययन है उसका पेपर 4 है, अर्थात चौथा पेपर। तो आइए देखते हैं, अब इसका सिलेबस देखते हैं, इसका सिलेबस जानने का प्रयास करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स, पॉइंट वाइज समरी, टॉपिक वाइज जीके जीएस नोट्स आपको डेली मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वायरीज हो तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पूछें, मैं बताने का भरसक प्रयास करूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। आइए अब देखते हैं GS4 समान अध्ययन 4 चौथा जो है पेपर्स है उसके सिलेबस को। तो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो ये पेपर जो रिलेटेड है वो इथिक्स से रिलेटेड है। ये पेपर या तो बहुत ईजी है, नहीं तो बहुत हार्ड है। कोई विद्यार्थी को ये बहुत ईजी लगता है क्योंकि वो कंप्रिहेंसिव पैसेज वगैरह है या फिर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो ईजी हो जाता है। किन्हीं को ये हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे रिलेटेड कोई बुक्स नहीं है, इसमें क्या पूछा जाएगा, उन्हें ये समझ में नहीं आता। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इसका जो कह सकते हैं कि जो ये प्रश्न है बहुत ही अच्छा आता है। इसमें कंप्रिहेंसिव पैसेज वगैरह रहता है, आपको एक सिचुएशन दे दिया जाएगा कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। आपको कोई ऐसे करंट अफेयर या फिर कोई कोटेशन दे दिया जाएगा, उसमें उसके बारे में आपका विचार मांगा जाएगा। तो ये कह सकते हैं ये बहुत ही अच्छा पेपर्स है। और इसके बुक्स के बारे में भी मैं अगला वीडियो कभी बनाऊंगा तो बताऊंगा कि इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स है और इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए। तो अभी पहले सर्वप्रथम इसका सिलेबस जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें है कि इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। द पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, पॉवर्टी इन पब्लिक लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट faced by him in dealing with the society. Questions may utilize the case study approach to determine these aspects and the following broad areas will be covered. कहने का तात्पर्य हुआ कि इस पेपर के माध्यम से, इस पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस माध्यम से विद्यार्थियों को यह आंका जाता है, विद्यार्थियों का टेस्ट किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसे जांचा परखा जाता है, उसके एटीट्यूड को और उसके अप्रोच को, उसके नजरिए को, किस लिए नजरिए को नापा जाता है, तो समाज के प्रति और पब्लिक लाइफ, अर्थात जो पब्लिक जीवन है, पब्लिक कह सकते हैं कि जो जनता या फिर लोगों के बीच में जो जीवन है उसके प्रति उसका क्या नजरिया है, उसकी इंटीग्रिटी कैसी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है कि नहीं। कोई लोग होते हैं कि प्रॉब्लम और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं। नहीं, समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं का समाधान ढूंढना है कि आखिर यह अगर समस्या है तो इसके कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, जो हमारा नजरिया होना चाहिए। उस समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समस्याओं को देखकर उसका विचार विमर्श कर उसमें विवेचना कर अब यह हमें जांचना चाहिए कि इसका समाधान क्या होगा। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाना है, मतलब समस्याओं के समाधान करने की नजरिया को अपनाना है और उससे इशूज और उससे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसे आप फेस कर पाते हैं कि नहीं, मतलब उसे डील कर पाते हैं। जैसे आप एक कलेक्टर बनते हैं या फिर कोई ऑफिसर्स बनते हैं, कल आप एक IAS बनते हैं, SDM बनते हैं, तो अब आप पब्लिक की लाइफ या फिर जनता के बीच में जाएंगे, उसके प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और आपको प्रॉब्लम्स का निदान करना होगा, उस समस्याओं को सुलझाना होगा। तो आप समस्याओं से भाग नहीं सकते। और यही अप्रोच जो है, यही जो नजरिया है, वो विद्यार्थियों में चेक किया जाता है कि आप कोई भी समस्याओं को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, उसका समाधान करते हैं, उससे भागते नहीं हैं। तो किस प्रकार आप डील करते हैं, मतलब आप किस प्रकार समस्याओं को सुलझाते हैं, उसे आसानी तरीके से समझाते हैं या फिर उसमें आपको समस्याओं को समझाने में कठिनाई हो रही है, वह इस पेपर के माध्यम से, इस प्रश्न पत्र के माध्यम से यह समझाने या फिर यह
जांचने का प्रयास किया जाता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, जो भविष्य के प्रशासनिक सेवा में जाने वाले हैं, उनसे यह जांचने का प्रयास किया जाता है। अब आगे है क्वेश्चंस में यूटिलाइज। अब है कि किन किन एस्पेक्ट्स का, किन किन बिंदुओं को लेकर आप जो है यह प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो बिंदु आगे इस प्रकार है। आइए अब इसका डिस्कशन करते हैं। इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, determinants and consequences of ethics in human actions, dimensions of ethics, ethics in the private and public relationship, human values, lessons from the lives and teaching of the great leaders, reformers and administrators, role of family, society and educational institution in inculcating values। मतलब जो हमारा इथिक्स है और ह्यूमन इंटरफेस है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसेंस है, सार उसका क्या क्या निकलता है, डिटर्मिनेंट्स है, और कंसिक्वेंसेस उसके परिणाम क्या निकलते हैं। इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, मतलब जब हम कोई अच्छे कार्य को करते हैं, अपने एक्शंस में लेते हैं मानव जीवन में, और उसके डायमेंशंस क्या हैं इथिक्स के, वो उन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप में इथिक्स का अलग अलग रोल है कि आप पब्लिक लाइफ में कैसे जीते हैं और प्राइवेट लाइफ में कैसे जीते हैं। आगे कहा गया है कि इसमें है कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं, मानव के जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, उनके गुण क्या क्या हैं। लेसन ऑफ द लाइफ्स ऑफ ग्रेट फिलोसफर और टीचर्स, कहने का मतलब है ग्रेट लीडर्स, मतलब जो हम लोग हैं कि जो बड़े बड़े जो लीडर्स हुए, बड़े बड़े जो क्रांतिकारी नेता हुए, बड़े बड़े जो समाज सुधारक हुए, जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए, जो प्रशासनिक सेवा में हैं, उनसे हम लोग क्या क्या सीख लेते हैं, उनसे क्या क्या हम लोग को ज्ञान मिलता है। उनका जो ज्ञान हमें मिला है या फिर उनसे जो सीख मिली है, उसे हम पब्लिक ऑर्डर को डील करने में, पब्लिक समस्याओं को डील करने में उपयोग कर सकते हैं। और इसमें आगे कहा गया फैमिली का रोल क्या है सोसाइटी में, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल इन इनकल्कुलेटिंग वैल्यूज, जो हमारा शैक्षणिक संस्थान है वो विद्यार्थियों में या फिर समाज के लोगों में किस प्रकार से वैल्यूज भरता है, उसमें अच्छे अच्छे गुण को भरता है, तो ये सब देखा जाता है। अब आगे है एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशंस, देयर थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। कहने का मतलब है आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, आप कितने से कठिन समस्याओं में भी आप अपना एटीट्यूड किस प्रकार रखते हैं, आपका मनोबल कब टूटता है। इन सब चीज़ों में जैसे आप है, कोई विद्यार्थी है कि यह कह सकते हैं कि अगर यह पूछा जाए कि यह गिलास आधा पानी से भरा है और आधा खाली है, तो वह विद्यार्थी कोई कह सकता है कि यह गिलास आधा खाली है, लेकिन कोई विद्यार्थी ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, यह गिलास आधा भरा हुआ है। तो नज़रिया आपका कैसा है, आपका नज़रिया सकारात्मक है या नकारात्मक है। कोई भी चीज़ों को देखने का दो नज़रिया होता है। कोई एक व्यक्ति वही गिलास को आधा भरा हुआ कह रहा है, कोई अन्य व्यक्ति उस गिलास को आधा खाली हुआ कह रहा है। तो अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपना अपना नज़रिया होता है। यही चीज़ कहा गया है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। और यह जो है पब्लिक रिलेशंस में, यह जो है रिश्तों में, थॉट्स में, बिहेवियर में, मोरल्स में, और पॉलिटिकल एटीट्यूड और सोशल इन्फ्लुएंस में, मतलब सामाजिक जो है इन्फ्लुएंस यह किस प्रकार करता है, ये परसुएड कैसा करता है, इसका परसुएशन कैसा रहता है, प्रोत्साहन किस प्रकार मिलता है आपके एटीट्यूड को, और आप अपने एटीट्यूड से लोगों को किस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं। आगे है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion toward the weaker section। जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं, जब इस एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो आपका फंक्शनल वैल्यूज़ क्या क्या है, आपके कार्य से रिलेटेड आपके गुण क्या क्या हैं, आपके वैल्यूज़ क्या क्या हैं, आपकी इंटीग्रिटी कैसी है, आपकी इम्पार्शियलिटी, आप को किसी के ज़्यादा पक्ष में तो नहीं लेते हैं, किसी से एकदम विमुख तो नहीं हो जाते हैं, आपको एकदम न्यूट्रल रहना है, मतलब पक्षपाती नहीं होना है। आपका उद्देश्य क्या है और आपके समाज के प्रति, पब्लिक सर्विस के प्रति आपका डेडिकेशन कैसा है, आप किस प्रकार पब्लिक सर्विस के दायित्वों का निर्वहन करते हैं, आपकी एम्पैथी कैसा है, आपका टॉलरेंस कैसा है, और आप वीकर सेक्शन जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उसके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, उसके प्रति आप करुणा भाव या फिर कल्याण के भाव आपके अंदर है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को जाना जाता है। और क्योंकि आप एक पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो यह
प्रश्न या फिर जी कह सकता हूँ कि यह GS4 के माध्यम से आपसे यह पूर्व ही जांच लिया जाता है कि समाज के प्रति, वह वीकर सेक्शन के प्रति, जो दबे कुचले लोग हैं उनके प्रति आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया कैसा है, क्या आप उनके प्रति सेवा भाव है या नहीं। अब आगे कहा गया है इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, यानी भावनात्मक जो इंटेलिजेंस है, जो भावनात्मक आपका इंटेलिजेंस है वो कैसा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है, उसकी यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब और जो है भावनात्मक इंटेलिजेंस का एडमिनिस्ट्रेशन में आप किस प्रकार उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, और गवर्नेंस में, सरकार चलाने में। आगे है कंट्रीब्यूशन एंड ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो कंट्रीब्यूशन है मोरल थिंकर्स का जो और फिलोसफर्स का फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं उनका क्या क्या रोल है समाज में, उनके बारे में, और उनसे क्या सीख ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या उनका यूज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब आइए आगे देखते हैं कि पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम, इथिकल कंसर्न एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, law, rules, regulation and conscience of as a source of ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations and funding and corporate governance। कहने का मतलब यह जो पब्लिक सर्विसेज वैल्यूज़ है, मतलब जो सेवा में आते हैं सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्वेंट बनते हैं, उनके क्या क्या इथिक्स हैं, क्या क्या उनके वैल्यूज़ हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में, और स्टेटस और प्रॉब्लम क्या है, उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, इथिकल कंसर्न क्या है, डायलेमास क्या है, दुविधा क्या है कि सरकार में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, मतलब जितने भी निजी संस्था होते हैं उसके लॉ क्या हैं, रूल्स क्या हैं, कानून क्या हैं, रेगुलेशंस कैसे होता है, सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस क्या क्या है, कहाँ से आपको इथिकल जो है वो मार्गदर्शन मिलता है, फिर उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी है, इथिकल गवर्नेंस है, इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इथिकल एंड मोरल वैल्यूज़, किस प्रकार से आप अपने मोरल वैल्यूज़ को है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसे सुदृढ़ कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। और इथिक्स इशूज़ इन इंटरनेशनल रिलेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उसमें इथिक्स का क्या रोल है, और फंडिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, जो फंड वगैरह होता है और कॉरपोरेट गवर्नेंस में से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रोबिटी इन गवर्नेंस कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, code of ethics, code of conduct, citizen charters, work culture, quality of service delivery, utilization of public fund, challenges of corruptions। कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस का, सरकार चलाने का फिलोसफिकल बेसिस क्या है, और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह हो गया कि आप मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा। फिर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके तहत ट्रांसपेरेंसी से होगा, पारदर्शिता आएगी। कोड ऑफ इथिक्स है, इथिक्स का मतलब किस प्रकार, कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपका व्यवहार कैसा होगा। सिटीजन चार्टर्स है, फिर वर्क कल्चर है कि आप कार्य किस प्रकार करते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, आप सर्विस डिलीवरी किस प्रकार देते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, पब्लिक फंड को आप यूटिलाइज किस प्रकार करते हैं। तो यह सिविल सर्वेंट से एक अपेक्षा की जाती है, उनसे आकांक्षा की जाती है, उनसे आशा की जाती है कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा हो, पब्लिक डिलीवरी अच्छा हो, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड अच्छा हो, करप्शन लेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, और चैलेंजेज ऑफ करप्शन, मतलब जो करप्शंस हैं, जो घूस वगैरह है, उसमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं, आखिर ये क्यों घूस कोई लेता है, या फिर घूस लेना दंडनीय जो अपराध है आपको नहीं लेना चाहिए, इथिकली ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर केस स्टडीज ऑन एबव इशू, इन सब प्रश्नों या फिर इन सब बिंदुओं के ऊपर केस स्टडीज आते हैं, अर्थात आपको कोई एक समस्या दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि अगर आप इस जिले के डीएम हैं, आपके कहीं आप जा रहे हैं, सड़क पर एक दुर्घटना घट जाती है, तो आप उस अवस्था में क्या करेंगे। आप ऐसा एक कंडीशन दे दिया जाएगा, अगर आप उस समय पर होते या फिर उस जगह पे होते तो आप सबसे प्रथम क्या करते। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि अगर आप
कोई किसी को एक कोई टेंडर दे रहे हैं और वो आपको कोई उपहार दे रहा है या फिर आपको कुछ घूस देने की प्रयास कर रहा है या फिर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे। तो इन सब चीज़ों का एक केस स्टडी इस नज़रिए से और इस प्रश्नों के आधार पर जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आपके इंटीग्रिटी, आपके ऑनेस्टी को चेक करना चाहती है, आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी को चेक करना चाहती है। तो ये सब चीज़ें हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें है कि प्रश्न को अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो इससे में नंबर बहुत अधिक उठाया जा सकता है। तो पेपर 1 और पेपर 4 जो है ये एक तरह से कह सकते हैं स्टैटिक्स है। भले ही ये सामान्य अध्ययन का पेपर है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, लेकिन पेपर 2 एंड पेपर 3 मतलब सामान्य अध्ययन पेपर दूसरा और पेपर तीसरा की अपेक्षाकृत सामान्य अध्ययन पेपर 1 और पेपर 2 जो जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 है इसमें अधिक मार्क्स उठाने की मतलब चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें अधिक मार्क्स उठाया जा सकता है अगर थोड़ा सा भी गहन अध्ययन किया जाए इसमें। तो इसके आगे मैं बुक्स का भी चर्चा करूँगा अगली वीडियो में। तो यह वीडियो मैंने पॉइंट वाइज एक कह सकते हैं अक्षरस आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसका एक सरल भाषा में हिंदी इंग्लिश दोनों के माध्यम से मैंने इसे आपको बताने का प्रयास किया, बताने की चेष्टा किया। अगर इनसे संबंधित कोई क्वारीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपको और कोई क्वारीज हैं तो आप जरूर पूछें। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ड्रीम IAS।